सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, F4, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, अदर एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, आपको बताना है एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। पहला ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, दूसरा है कोबालेमिन, तीसरा है टोकोफेरॉल, चौथा है नियासिन। इन चारों में से बताइए किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं कि राइबोफ्लेविन किस विटामिन को कहते हैं, यानी कि विटामिन B2 को। ठीक है, B2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है। अब कोबालेमिन किसको कहते हैं, विटामिन B12। ठीक है, B12 विटामिन को क्या कहते हैं, कोबालेमिन कहा जाता है। उसके बाद टोकोफेरॉल किस विटामिन को कहते हैं, यानी कि विटामिन E जो होता है। ठीक है, विटामिन E इसको कहते हैं टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। नियासिन किस विटामिन को कहते हैं, यानी कि B3। ठीक है, विटामिन B3 को क्या कहा जाता है, नियासिन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें से आपको बताना है किस विटामिन के कारण खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कोबालेमिन। ठीक है, ये सेकंड वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विटामिन 12 की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। किसान कृषि उड़ान योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, आपको बताना है किसान कृषि उड़ान योजना कब शुरू गई थी। पहला है ऑप्शन 1 जनवरी 2020 को, 1 फरवरी 2020 को, 26 नवंबर 2016 को, या 11 सितंबर 2019 को। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कृषि उड़ान योजना किसके द्वारा शुरू की जाती है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, मंत्रालय द्वारा शुरू की जाती है। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसान कृषि उड़ान योजना 1 फरवरी 2020 को शुरू की गई थी। ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 26 नवंबर 2016 को क्या शुरू किया गया था। ठीक है, ई पशु आहार पोर्टल। ठीक है, ई पशु हार्ट पोर्टल, ये योजना लागू हुई थी 26 नवंबर 2016 को। अब बात कर लेते हैं 11 सितंबर 2019 को। 11 सितंबर 2019 को राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पशु नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था, ये आप याद रखेंगे। यानी कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2020, और 26 नवंबर 2016 को क्या चालू किया गया था, ई पशु हार्ट पोर्टल लॉन्च किया गया था। उसके बाद 11 सितंबर 2019 को क्या चालू किया गया था, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को चलाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रिपर का प्रयोग किस फसल को काटने में किया जाता है। ठीक है, गन्ना है, अरहर है, गेहूं है, या बरसीम। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रिपर देख सकते हैं ट्रैक्टर के आगे लगा रहता है या कंबाइन के आगे भी लगा रहता है रिपर, जो काटने का काम करता है। तो आपको बताना है किस फसल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गेहूँ की फसल के लिए रिपर का प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड वाला एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मोहेर उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी है। आपको बताना है पाशमीना है, अंगोरा है, मेरिनो है, या सानेन है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहेर, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये बकरी की नस्ल है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इससे ऊन प्राप्त किया जाता है, काफ़ी गर्म इसका ऊन होता है और महंगे दाम पर इसको बेचा जाता है। ठीक है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मोहेर ऊन उत्पादन किससे प्राप्त किया जाता है। तो सब लोग जानते हैं कि ऊन जो होता है भेड़ से उत्पादन किया जाता है, लेकिन मोहेर उत्पादन हेतु जो बकरी पाली जाती है या ऊन उत्पादन हेतु जो बकरी पाली जाती है, तो उस बकरी का नाम है, ठीक है, वो बकरी होती है। तो अंगोरा नाम की बकरी जो होती है इसको पाला जाता है मोहेर उत्पादन के लिए। ठीक है, तो ये सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये पाई कहाँ जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये तुर्की में पाई जाती है। ठीक है, तुर्की में पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। कश्मीरी की बात कर लेते हैं। कश्मीरी जो होती है बकरी, इससे पाशमीना, ठीक है, पाशमीना प्राप्त होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, पाशमीना प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद
मेरिनो की बात कर लेते हैं। मेरिनो के बारे में सब लोग जानते हैं कि भेड़ की नस्ल है, ठीक है, भेड़ की नस्ल है ये। लेकिन पूरे विश्व के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करता है, ठीक है। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल भेड़ की कौन सी है, मेरिनो है। अब सानेन की बात कर लेते हैं। सानेन एक बकरी की नस्ल है, ठीक है। किसकी नस्ल है, बकरी की, जो कि दूध सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देती है, ठीक है। इसलिए दूधों की रानी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। दूधों की रानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बकरी की नस्ल है, सानेन है, ठीक है। यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कार्न सेलर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। कार्न सेलर का आपको बताना है किसके लिए प्रयोग करते हैं। मक्का की मड़ाई के लिए, ज्वार की मड़ाई के लिए, बाजरे की मड़ाई के लिए, चौथा है गेहूं की मड़ाई के लिए। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कार्न सेलर के यहाँ पे देख सकते हैं, कार्न सेलर जो है मशीन है, ठीक है। इसका प्रयोग किस में कर रहे हैं, मक्का के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मक्का की मड़ाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कार्न सेलर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राजस्थान का पशुधन में कौन सा स्थान है, ठीक है। इसमें से बताना है राजस्थान का पशुधन में कौन सा स्थान है। प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है या चतुर्थ स्थान है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकेंड स्थान है राजस्थान का पशुधन में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। प्रथम स्थान पे कौन सा है, प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। कितना है, 67.8 मिलियन, ठीक है। इतने पशु उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर जो पशुओं की संख्या 56.8 मिलियन है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन सा है, मध्य प्रदेश है। तो इसमें 40.6 मिलियन इतने पशु पाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली मशरूम की प्रजाति है, ठीक है। तो मशरूम कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार के भी होते हैं मशरूम, इस प्रकार के भी होते हैं, इस प्रकार के भी होते हैं, इस प्रकार के भी होते हैं, ठीक है। आपको बताना है भारत में जो उगाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा कौन सी मशरूम की प्रजाति है या खाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रजाति है ऑयस्टर मशरूम, पेरिस्ट्रा मशरूम, व्हाइट बटन मशरूम, ठीक है, या मिल्की मशरूम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के अंदर जो सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाने वाली मशरूम है वो व्हाइट बटन मशरूम है, ठीक है। यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाइट बटन जो मशरूम होती है इस प्रकार की होती है, ये व्हाइट बटन है, ठीक है। ये व्हाइट बटन मशरूम है। और यहाँ पे जो मशरूम देख रहे हैं ये मिल्की मशरूम है, ठीक है। ये जो मशरूम देख रहे हैं ये ऑयस्टर मशरूम है, ठीक है। ये ऑयस्टर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऑयस्टर मशरूम कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ये मिल्की हो जाएगा, ठीक है। ये मिल्की हो जाएगा। और ये हो गया बटन इस प्रकार का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कौन सा खरपतवार अकृषित क्षेत्रों में पनपता है, ठीक है। आपको बताना है जहां पर कृषि नहीं होती है उन क्षेत्रों में कौन सा खरपतवार ऐसा पनपता है। तो पहला ऑप्शन है कास है, दूसरा बरू, तीसरा धतूरा, चौथा ऑप्शन सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी यानी कि कास, बरू और धतूरा ये ऐसे खरपतवार हैं जो अकृषित क्षेत्रों में यानी कि जहाँ कृषि नहीं की जाती है वहाँ पर ये अधिक तेजी से फैलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, यहाँ चैनल का नाम देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मुर्गियों में चिन्हित करने की उपयुक्त विधि कौन सी होती है, ठीक है। आपको बताना मुर्गियों को चिन्हित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है। टैटूइंग होती है, ब्रांडिंग होती है, पेंटिंग होती है या टैगिंग होती है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं टैटूइंग की। टैटूइंग किस में किया जाता है। टैटूइंग विधि जो होती है ये गाय और भैंस में की जाती है, ठीक है। गाय और भैंस के अंदर की जाती है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है गाय और भैंस में चिन्हित करने के लिए टैटूइंग विधि, ठीक है। और इसके बाद ब्रांडिंग भी किसके अंदर करते हैं, ये भी गाय और भैंस के अंदर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये किस प्रकार की अस्थायी विधि है, ठीक है। ये अस्थायी विधि है, ये आप याद रखेंगे। अस्थायी पूछता है गाय और भैंसों में चिन्हित करने के लिए अस्थायी विधि कौन सी हो जाएगी, तो ब्रांडिंग हो जाएगी। और स्थायी विधि कौन सी हो जाएगी, टैटूइंग हो जाएगी, गाय और भैंस में करते हैं। पेंटिंग की बात कर लेते हैं। पेंटिंग जो है ये भेड़ और बकरियों के अंदर किया जाता है, ठीक है। भेड़ और बकरियों के अंदर किया जाता है, ठीक है। जैसे पेंटिंग उनका कलर कर दिया जाता है चिन्हित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद टैगिंग इसको छल्ला डालना भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, छल्ला डालना भी कहते हैं, छल्ला डालना, और रिंगिंग के नाम से भी जाना जाता है,
ठीक है, रिंग पहना दिया जाता है, छल्ला पहना दिया जाता है, ठीक है, इसको टैगिंग। तो मुर्गियों को चिन्हित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो टैगिंग होती है, यानी फोर्थ आंसर एकदम सही हो जाएगा। ये टैगिंग किया जाता है मुर्गियों में। चलिए दिखा देते हैं किस प्रकार का मतलब टैगिंग किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार के छल्ले होते हैं, ठीक है, और मुर्गियों के पैरों में यहाँ पर पहना दिया जाता है, ठीक है, टैगिंग कर दिया जाता है। या उनके पंखों के ऊपर वहाँ पर भी छल्ले पहना दिए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं पक्षियों में टैगिंग किया हुआ है, ठीक है, ये टैगिंग है, ठीक है। इस प्रकार की विधि को टैगिंग किया करते हैं और ये अधिकतर पक्षियों जो बर्ड्स होते हैं उसके अंदर किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करा, भारत में कौन सा उर्वरक सबसे पहले बनाया गया? ठीक है, आपको बताना है भारत के अंदर कौन सा उर्वरक सबसे पहले बनाया गया। पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा डीएपी, तीसरा सिंगल सुपर फास्फेट, चौथा है अमोनियम फास्फेट। ठीक है, इन चारों में से बताइए भारत के अंदर कौन सा उर्वरक सबसे पहले बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। ठीक है, इसको एसएसपी के नाम से भी जाना जाता है, एसएसपी कहते हैं इसको। ठीक है, ये दो चीज़ों से बनाया गया, रॉक फास्फेट और H2SO4। ठीक है, रॉक सल्फेट प्लस H2SO4। ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलकर बनाया गया इसको। और इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व रहते हैं? सल्फर रहता है, ठीक है, सल्फर रहता है, कितना रहता है सल्फर? 12% रहता है। उसके बाद फास्फोरस कितना परसेंट रहता है? 16% रहता है। ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम, ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम भी रहता है। कैल्शियम कितना रहता है? 21% रहता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इन तीनों पोषक तत्व इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसको द्वितीयक पोषक तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, एकमात्र उर्वरक जो जिसको द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं वो एसएसपी है। ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट। ठीक है, और बात करें रॉक फास्फेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है रॉक फास्फेट ये पाया जाएगा यानी कि उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में सबसे ज़्यादा रॉक फास्फेट पाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिए। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है राजस्थान का भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। बस्सी जयपुर में, बल्लभगढ़ उदयपुर में, मालपुरा टोंक में और करनाल हरियाणा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बल्लभनगर उदयपुर के अंदर ये राजस्थान का भैंस नस्ल सुधार प्रजनन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि सेकंड। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मालपुरा टोंक के अंदर क्या है। ठीक है, तो भारतीय भेड़ अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर है? मालपुरा टोंक के अंदर है। और करनाल हरियाणा में क्या है? NDRI। ठीक है, NDRI यानी कि इसको कहते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है सूरजमुखी की खेती के साथ अधिक लाभदायक उद्यम कौन सा हो जाएगा? सेरीकल्चर हो जाएगा, लेक कल्चर हो जाएगा, एपी कल्चर या वीटी कल्चर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सूरजमुखी का परागण किसके द्वारा होता है? सूरजमुखी का परागण जो होता है किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों द्वारा होता है। ठीक है, मधुमक्खियों द्वारा सूरजमुखी का परागण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मधुमक्खी का अध्ययन किस में करते हैं? एपी कल्चर में करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड वाला एपी कल्चर सूरजमुखी की खेती के लिए सबसे अच्छा माना गया है। और सेरीकल्चर की बात कर लेते हैं। सेरीकल्चर यानी कि शहतूत की खेती को क्या कहते हैं? शहतूत की खेती को क्या कहते हैं या रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। लेक कल्चर किसे कहते हैं? लेक कल्चर यानी लाख कीट जो होता है उसको पालना क्या कहलाता है? उसको लेक कल्चर बोला जाता है। वीटी कल्चर में जानते हैं किसका अध्ययन करते हैं? ठीक है, वीटी कल्चर में अंगूर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अंगूर का अध्ययन किसमें किया जाता है? विटीकल्चर के अंदर किया जाता है, या अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किस प्रकार की हे में विटामिन ए और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? ठीक है, ये हे के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है फलीदार है, दूसरा है बेफलीदार है, तीसरा है मिश्रित है, चौथा है अनाज वाली है। इन चारों में से बताइए किसके अंदर विटामिन ए और कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फलीदार है। फलीदार है को लेग्यूम है भी कहा जाता है। ठीक है, लेग्यूम है भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? मटर आ जाएगा। ठीक है, मटर, चौला और बरसीम। ठीक है, बरसीम और रिजका। ठीक है, रिजका, ये सब जितने हैं फसलें ये फलीदार हैं। ठीक है, और बेफलीदार वाले में कौन सी आ जाएंगे? घास आ जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद मिश्रित है के अंदर फलीदार और बेफलीदार दोनों आ जाएंगे। ठीक है,
फलीदार प्लस बेफलीदार, बेफलीदार आ जाएंगे, और अनाज वाली के अंदर ज्वार आ जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि फलीदार है। ठीक है, जिसके अंदर मटर, चौला, बरसी, मिर्च का ये सब आते हैं। तो ये इसके अंदर विटामिन ए और कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का निम्नलिखित में से स्वपरागित फसल कौन सी है? ठीक है, सूरजमुखी है, कुसुम है, अरंडी है या मूंगफली है। इन चारों में से बताइए कौन से स्वपरागित फसल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मूंगफली। फोर्थ आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सोनामुखी का वनस्पतिक नाम क्या है? सोनामुखी को किस सनाए के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, इसको सनाए भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है क्लोरोफाइटम बोरीलियनम। ठीक है, दूसरा है केशिया अंगस्टिफोलिया, तीसरा है बिथानिया सोमनीफेरा, चौथा ऑप्शन है प्लांटेगो ओवेटा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सोनामुखी का वैज्ञानिक नाम कहलाता है या सनाए का बॉटनिकल नेम कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशिया अंगस्टिफोलिया। ठीक है, ये क्या कहलाता है? सोनामुखी का वैज्ञानिक नाम कहलाता है यानी कि सनाए का बॉटनिकल नेम कहलाता है। बात कर लेते हैं क्लोरोफाइटम बोरीवियलेनम। ठीक है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये सफ़ेद मूसली का है। ठीक है, सफ़ेद मूसली। ठीक है, सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम क्या आता है? क्लोरोफाइटम बोरीलियनम। ठीक है, बिथीनिया सोमनीफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? अश्वगंधा का। ठीक है, अश्वगंधा का ये वैज्ञानिक नाम है, ये आप याद रखिए। उसके बाद प्लांटेगो ओवेटा, ये किसका हो जाएगा? इसबगोल का। ठीक है, इसबगोल का। इसबगोल का जो औषधि के रूप में प्रयोग में लाई जाती है वो भूसी प्रयोग में लाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये इसबगोल का वैज्ञानिक नाम हो गया, बिथीनिया सोमनीफेरा अश्वगंधा का हो गया, क्लोरोफाइटम बोरीलियनम ये सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम हो गया। ठीक है, ये सभी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है छिपी हुई गर्मी या ऋतु काल या साइलेंट हीट मुख्यतः किस पशु में पाई जाती है? ठीक है, इसको मध्यकाल भी कहते हैं, हीट में आना पशु कहते हैं, या गर्मी कहते हैं, या पाली में आना। ठीक है, जो स्पष्ट लक्षण प्रकट नहीं करती है ऐसे पशु को क्या कहते हैं? तो साइलेंट हीट कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा पशु इसमें आ जाएगा? गाय आ जाएगा, भैंस आ जाएगा, भेड़ आ जाएगा, बकरी आ जाएगा, जो अपना मतलब हीट पीरियड में आने पे अपने लक्षण प्रकट ना करे। ठीक है, ऐसे पशु को क्या कहा जाता है? साइलेंट हीट कहा जाता है। तो ये आप याद रखें। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भैंस में। ठीक है, भैंस जो होता है ये ऋतुकाल में जब आता है तो मतलब क्या होता है कि अपने जो लक्षण है प्रकट नहीं करता है। ठीक है, ये आप याद रखें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भैंस। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है टिक्का बीमारी एक प्रमुख रोग है, किसका है? मूंगफली का है, जौ का है, बादाम का है या टमाटर का। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि टिक्का डिजीज जो है ये मूंगफली का होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये किसके कारण होता है? ये फफूंद के कारण होता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है? फफूंद के कारण होता है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं किस फफूंद के कारण होता है। 2 प्रकार के फंगस के कारण होता है। एक होता है अर्ली टिक्का। ठीक है, अर्ली टिक्का। एक होता है लेट टिक्का। ठीक है, एक होता है लेट टिक्का। 2 प्रकार के फफूंद द्वारा होता है। लेट टिक्का जो होता है ये सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा द्वारा होता है। ठीक है, सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा। ठीक है, पार्सोनेटा इसके द्वारा होता है जो लेट टिक्का होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अर्ली टिक्का। अर्ली टिक्का जो होता है सार्कोस्पोरा एराटिकिकोला। ठीक है, एराटिट्रिकोला। ठीक है, एराटिट्रिकोला इसके द्वारा होता है। ठीक है, 2 प्रकार के टिक्का डिजीज पाया जाता है, अर्ली टिक्का और लेट टिक्का। लेट टिक्का सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा द्वारा होता है, अर्ली टिक्का सार्कोस्पोरा एराटिट्रिकोला द्वारा होता है। ठीक है, ये फफूंद के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, जो मूंगफली का प्रमुख रोग माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है नींबू वर्गीय में सघन रोपण हेतु उपयुक्त मूल वृंत बताना है। ठीक है, मूल वृंत कौन सा होता है? नींबू वर्गीय का सघन रोपण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसमें वैरायटियां हैं कुछ, उसको देख लेते हैं। रंगपुर लाइम है, दूसरा है ट्रोएज, सिट्रेस, जट्टी खट्टा, किन्नू। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ट्रोयर सिट्रेज।
ठीक है, टोयर सिट्रेज जो होता है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बोना मूलवृंत है। ठीक है, कैसा मूलवृंत है? बोना मूलवृंत है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि सेकेंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किस फसल के बीजों में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत किसके सीड में अधिक पाया जाता है। मूंगफली है, सोयाबीन है, मटर है, मक्का है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मक्का के सीड के अंदर। मक्का के सीड के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है बाकी सीड की अपेक्षा। इन तीनों की अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मक्का के सीड के अंदर अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है खुरपका मुंहपका रोग में पैर धोने हेतु फुटबाथ काम में आता है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है पोषक तत्व काम में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 1% कॉपर सल्फेट, दूसरा है 5% कॉपर सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है 1% निकोटीन सल्फेट, चौथा ऑप्शन है 1% फेरिस सल्फेट। इन चारों में से बताइए कौन सा है जो इसका प्रयोग एफएमडी रोग, ठीक है, एफएमडी जिसको फुट एंड माउथ डिजीज रोग के नाम से जाना जाता है, खुरपका मुंहपका रोग कहते हैं, जिसका पैरों को धोने के रूप में काम में लिया जाता है। इनमें से बताना है। ठीक है, तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1% कॉपर सल्फेट का प्रयोग में लेते हैं खुरों को धोने के रूप में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी कॉपर सल्फेट का प्रयोग नहीं लेते हैं, निकोटीन सल्फेट का प्रयोग नहीं लेते हैं, फेरिस सल्फेट का प्रयोग नहीं लेते हैं। इन सब का प्रयोग में नहीं लिया जाता है, लेकिन कॉपर सल्फेट का 1% प्रयोग पशुओं के खुरों को धोने के रूप में प्रयोग में लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बंध्यता मोजेक एक रोग है। ठीक है, आपको बताना है बंध्यता मोजेक एक रोग है किसका है? मूंगफली का है, अरहर का है, अलसी का है या सरसों का। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अरहर का। ठीक है, बंध्यता मोजेक एक किसका रोग है? ये अरहर की फसल का है। ठीक है, याद रखेंगे। ये किसके कारण होता है? अकेरिया केजानी। ठीक है, अकेरिया केजानी। ठीक है, इस मोजे के कारण ये रोग लग जाता है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, पत्तियां जो होती है सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, ऐंठ जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार के इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। और अरहर का वैज्ञानिक नाम होता है कैजानस कैजान, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में ये पूछता है। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है ग्लेडियोलस, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? परकंद द्वारा, घनकंद द्वारा, बल्ब द्वारा या ट्यूबर द्वारा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन जो किया जाता है वो घनकंद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, घनकंद यहाँ पे देख सकते हैं, घनकंद है, इसका व्यावसायिक प्रवर्धन इसी के द्वारा किया जाता है। परकंद की बात कर लेते हैं। परकंद का प्रवर्धन कौन सी फसलों में किया जाता है? हल्दी में किया जाता है और अदरक के अंदर किया जाता है। ठीक है, अदरक के अंदर किया जाता है। इनका जो प्रवर्धन किया जाता है वो परकंद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हल्दी और अदरक का। बल्ब की बात कर लेते हैं। प्याज और लहसुन, ठीक है, ये सब इनका बल्ब के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, बल्ब वाली फसलें हैं, प्रवर्धन इनका प्याज का बल्ब के माध्यम किया जाता है। ट्यूबर की बात कर लेते हैं। ट्यूबर के बारे में जानते हैं, आलू का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? ट्यूबर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि घनकंद सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मुर्गी के मांस में औसतन कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है मुर्गी के मांस के अंदर कितना औसतन प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 20%, तीसरा 3.5%, चौथा ऑप्शन है कि 5.2%। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 20%। मुर्गी के मांस के अंदर प्रोटीन की मात्रा 20% पाई जाती है, यानी कि कह सकते हैं 16 से लेकर 22% तक प्रोटीन की मात्रा मुर्गी के अंदर पाई जाती है। लेकिन कड़कनाथ के अंदर 25 से लेकर 27% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की यानी कि 3.5%, यानी कि गाय के दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 3.5%। इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं 5.2%। 5.2% जो है भेड़ के दूध के अंदर भेड़ के दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा 5.2%। पहला ऑप्शन हमारा किसी का नहीं है। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड वाला 20%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर।
चलिए आज का लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल हमारा कह रहा है 25 नंबर, भारत में फल और सब्जियों का कितना प्रतिशत भाग परिरक्षित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से परिरक्षित किया जाता है, तो आपको बताना भारत के अंदर फल और सब्जियों का कितना प्रतिशत ही परिरक्षित किया जा सकता है, बाकी खराब हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 10 से 15%, दूसरा है 2 से 3%, तीसरा है 5 से 8%, चौथा ऑप्शन है 20 से 30%। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2 से 3%। ठीक है, भारत में फल और सब्जियों का 2 से 3% ही भाग परिरक्षित करने में काम में लेते हैं। परिरक्षित करने के लिए जैसे मान लीजिए फल और सब्जियों से क्या क्या बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, जैम द्वारा परिरक्षित कर सकते हैं, जेली द्वारा परिरक्षित कर सकते हैं, उसके बाद कैंडी द्वारा परिरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, कैंडी बनाकर सॉस बनाकर परिरक्षित कर सकते हैं, उसके बाद अचार द्वारा परिरक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाकर हम परिरक्षित कर सकते हैं फल और सब्जियों को। ठीक है, खराब होने से बचाया जा सकता है। आज का क्वेश्चन हमारे यही समाप्त हुए हैं। सभी लोगों को धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक जरूर करिए।